हेलो बच्चों, नमस्कार। आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग। सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से सहारनपुर के जितने भी सभी दोस्त कल आए थे मीटअप में, उनका तहे दिल से धन्यवाद। जो आप लोगों ने इतना प्यार और इतना सपोर्ट किया उसके लिए तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया। जितने भी गुड्डे गुड़िया वहां पे मौजूद थे, वहां तो मैं नहीं कह पाया, लेकिन यहां से उन सभी का धन्यवाद करता हूं। वास्तव में अद्भुत प्यार देखने को मिला आप लोगों का। एक बार तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया। तो जल्दी से एक बार सभी दोस्त जुड़ेंगे। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे। तो एक बार जल्दी से बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग। कैसे हैं आप सब लोग। दीपक बोध, आर्यन मेरठ, आरती मीना, साक्षी, शिवाजी, निशांत चौधरी, ईशु त्यागी, प्रधान आकाश भाटी, धर्मेंद्र गुजर, राहुल निषाद, शिवम। चलिए, आज चौथे नंबर का प्रैक्टिस सेट है बेटा। एक अद्भुत प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों के सामने लेके आ रहा होता हूं और वास्तव में जो आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट होना चाहिए वो प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों के सामने लेके आ रहा होता हूं। तो एक बार सभी दोस्त शुरुआत में ही क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरुआत करते हैं बेटा अपने प्रैक्टिस सेट की। तो आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने बिल्कुल टाइम पे 8 बजे करेक्ट आप लोगों के सामने हूं। चलिए फटाफट मुझे बताइए कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है कि x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहे एक चोर का पीछा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहे एक पुलिसकर्मी द्वारा किया जाता है। बहुत बढ़िया। यदि चोर 100 मीटर आगे है तो पुलिसकर्मी 3 मिनट के बाद चोर को पकड़ लेता है। तो बताइए कि चोर किस चाल से भाग रहा है। क्वेश्चन ने ये पूछा है दोस्त। ऐसे क्वेश्चन आप लोग बहुत शानदार तरीके से जानते हैं कैसे करते हैं हम लोग। अगर मैं बात करूं तो चोर और सिपाही के बीच की दूरी कितनी है। चोर और सिपाही के बीच की दूरी है 100 मीटर। यहां पे कौन महोदय है। यहां पे चोर महोदय हैं और यहां कौन है। यहां अपने सिपाही महोदय हैं। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो सिपाही की गति कितनी दी हुई है। सिपाही की गति जो दी हुई है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है और चोर की गति हमें नहीं पता है, उसने x किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है। अगर चोर पकड़ में आ रहा है तो आप लोग जानते हैं कि इसकी गति कम ही होगी, ये तेज दौड़ रहा होगा तभी पकड़ पा रहा है। तो 10 से तो कम ही आंसर होगा, 10 भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 तो इसका बिल्कुल भी जवाब नहीं होगा। ये 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। ठीक है। आप लोग जानते हैं 3 मिनट बाद पकड़ रहा है तो समय बराबर क्या होता है बेटा। समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। क्या ये फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। तो आप कहेंगे इसको कौन नहीं जानता। तो समय कितना दिया हुआ है 3 मिनट दिया हुआ है बेटा। घंटे बना लो, इसे 60 से डिवाइड कर दो तो समय ये दिया हुआ है। दूरी कितनी दी हुई है। दूरी 100 मीटर दी हुई है। इसे किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, ये किलोमीटर में बन जाएगा मेरे साथी। अब देखिए चाल का मामला क्या है। चाल अगर दोनों वस्तु एक ही दिशा में है तो दोनों की चालों का अंतर ही सापेक्ष चाल होगा। तो 10 में से x घटा दूंगा तो क्या ये सापेक्ष चाल आ जाएगा। तो आप कहेंगे बात तो आपकी ठीक है। अब दोस्त काटा पीटी मचा दो, एक जीरो से एक जीरो उड़ा दो, इस 100 से ये 100 उड़ा दो, 3 से 2 बार उड़ा दो मेरे दोस्त। 10 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी। 2 आ जाएगी। ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी। 10 में से 2 जाएगा तो 8 आ जाएगी। यानी चोर जो है वो किस गति से दौड़ रहा है। तो आप कहेंगे 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है। चोर महोदय किस गति से दौड़ रहा है मेरे दोस्त। तो आप कहेंगे 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है वो। सही, बहुत बढ़िया, बहुत सही, बहुत सही। रोहित प्रताप सिंह, डॉक्टर झटका अलवर। चलिए झटका जी आपसे भी मुलाकात होगी। क्वेश्चन नंबर 2।
फटाफट मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 2। हाँ बेटा, रेस के क्वेश्चन लाऊंगा कल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के रेस के ही क्वेश्चन लाऊंगा, है ना। मैं परसों की प्रैक्टिस, जो तीसरे नंबर का प्रैक्टिस सेट था, उसमें भी रेस का क्वेश्चन था। ऐसा थोड़ी ना सारे ही रेस के क्वेश्चन ले आऊंगा, लेकिन मैं रेस के क्वेश्चन लाता हूं, है ना। चलिए, 1000 कहां से आया बेटा? उसको मीटर को किलोमीटर में बदला है। मीटर को किलोमीटर में बदलने का तरीका ही डिवाइड 1000 से करना होता है, ठीक है। चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी सेवा में हाजिर। क्वेश्चन ने क्या कहा है? एक धनराशि आर ब्याज दर पर चक्रवृद्धित किए जाने पर 2 वर्ष की अवधि के बाद 34,560 हो जाती है और 3 वर्ष की अवधि के बाद 41,472 हो जाती है। तो आर का मान क्या है? क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन कहना बेटा ये चाहता है कि कोई भी राशि है वो 2 वर्ष बाद कितनी हो जाती है? 2 वर्ष बाद जो है वो 34,560 रुपए हो जाती है और 3 वर्ष बाद, 2 वर्ष तो यहां बीत चुके हैं, इसका मतलब यहां से आगे 1 वर्ष की और बात कर रहा है वो, तो 3 वर्ष बाद वो राशि कितनी हो जाती है? 41,472 रुपए हो जाती है। बहुत शानदार। अब एक बात मुझे बताइए मेरे साथी, इस 1 वर्ष में क्या हुआ होगा? इस 1 वर्ष में केवल ब्याज बढ़ा होगा। अगर मैं पूछूं 34,560 से राशि 41,472 हो गई तो ब्याज कितना बढ़ा? तो आप कहेंगे इसमें से इसे घटा दो, 2 में से 0 गया 2 बचेगा, 7 में से 6 गया 1 बचेगा, 14 में से 5 गए 9 बचेगा, यहां 10 में से 4 गया तो 6 बचेगा। क्या ब्याज जो लगेगा वो 6912 लगेगा? ये 6912 ब्याज किस पर लगा होगा? तो आपका जवाब होगा 34,560 पर लगा होगा। तो 100 पर कितना? यही हो जाएगी बेटा ब्याज दर 3456। देखिए पीछे इकाई का अंक 6 है, यहां इकाई का अंक 2 है, तो कितनी बार पॉसिबल है? तो मोटा मोटा भी दिख रहा है, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, लगभग लगभग दोनों चीजें मैच कर रही हैं। 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 दोनों मैच कर रही हैं, तो ये आप लोग 2 बार काट देंगे और 2 की गुणा 10 में करेंगे तो सवाल का जवाब कितना आएगा? सवाल का जवाब जो है वो 20% आ जाएगा। यानी जो ब्याज दर है वो कितनी है मेरे साथी? तो आपका जवाब होगा वो 20% हो जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए पीडीएफ आज से मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। आज सारी पीडीएफ जो आज ये चौथे नंबर का प्रैक्टिस सेट है, चारों की चारों पीडीएफ जो है वो रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कीजिए। उसमें जो फ्री पीडीएफ क्लास नोट्स के नाम से फोल्डर है बेटा, उसमें सारी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, बहुत शानदार। फटाफट मुझे बताइए कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। 4 ईयर दिया होता तो 4 ईयर का क्वेश्चन आगे करेंगे, ऐसा थोड़ी ना 4 ईयर फिर आप कहोगे 5 ईयर दिया होता तो क्या करते? तो बेटा ऐसे तो खत्म ही नहीं होगा, फिर तो पूरा ही चैप्टर पढ़ाना पड़ेगा मेरे दोस्त। जब 4 ईयर की बात आएगी तो 4 ईयर की करेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है भाई साहब x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है, तो x प्लस y का को भिन्न के रूप में किस प्रकार लिखा जाएगा? क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है। आप लोग अच्छे से जानते हैं इसको सॉल्व करने का तरीका। बेटा इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है, आप पूरी संख्या को एज इट इज लिख दीजिए। 1234 लिख दिया, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको घटाइए और नीचे जो हमेशा लिखा जाएगा वो पॉइंट के बाद का हिसाब किताब लिखा जाएगा। अगर पॉइंट के बाद तीनों संख्याओं पे बार है तो तीनों बार 9 लिख दो। जितनी संख्याओं पे बार होता है उतने 9 लिखते हैं और जिन पर बार नहीं होता बेटा उतनी 0 लिखते हैं। लेकिन पॉइंट के बाद की बात कर रहा हूं, पॉइंट के बाद की बात कर रहा हूं। तो यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो 1234 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? तो आप कहेंगे 1233 बचेगा और नीचे क्या है मेरे दोस्त? 999 है। बात करते हैं y की। बेटा y की वैल्यू कितनी आएगी? तो पूरी संख्या आप लोग लिखिए। आपने कहा जी 4321 लिख ली,
उसमें से जिसके ऊपर बार नहीं है, चाहे वो कितनी भी अंकीय संख्या है बेटा लिख दीजिए, और पॉइंट के बाद 3 के ऊपर बार है तो 3 बार 9 लगा दीजिए। ठीक है, चलिए अब आप देखिए यहां से 4321 में से 4 जाएगा तो मेरे ख्याल से 4317 यहां बच रहा होगा, अपॉन में 999 आ जाएगा। उसने बटे में जो है वो 999 ही दे रखा है, यह 990 दे रखा है, तो 990 तो बनेगा नहीं क्योंकि दोनों को जोड़ के पूछ रहा है। इसका मतलब हमें काटने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये एलसीएम में हर ऑप्शन में 999 दे रखा है डिनोमिनेटर में, तो मुझे काटने की जरूरत नहीं है। कभी 3 से यहां काटने लगो और काट दो और फिर दोबारा से कैलकुलेशन अपनी बढ़ाओ, काटना नहीं है मेरे दोस्त। अब डायरेक्टली इन दोनों को जोड़ दीजिए क्योंकि उसने जोड़कर ही आप लोगों से पूछा है। यहां भी 999, यहां भी 999, तो एलसीएम कितना आएगा? आप कहेंगे 999 आएगा। दोनों चीजें जुड़ जाएंगी, 7 और 3 10 को 0 हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5 हो जाएगा, 3 और 2 5 होगा और 4 और 1 5 होगा, 5550 बटे 999 ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बेटा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हाँ बेटा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, चौथे नंबर का प्रैक्टिस सेट है। अब अगर इस क्वेश्चन को नहीं करा रहा होता तो सुई वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर नहीं होता। आप टेंशन काहे लेते हैं? अभी 46 प्रैक्टिस सेट और है, राउंड वाला, स्ट्रेट वाला, टेढ़ा मेढ़ा वाला, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये जो रेस के क्वेश्चन आप बार बार लिख रहे हो कि राउंड वाला कराओ, रेस वाला क्वेश्चन कराओ, अभी हुआ ही क्या है? 3 प्रैक्टिस सेट हुए हैं। अगर मैं ये क्वेश्चन नहीं कराता तो आप कहते हैं सुई वाला क्वेश्चन भी आता है। तो धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर होंगी, है ना। गुरुजी दिल्ली पुलिस के पेपर का लेवल यही रहेगा। मजाक थोड़ी ना करूंगा तुम्हारे साथ सुबह सुबह आके, हैं? अगर यही लेवल नहीं रहा होता तो क्यों लाता इन क्वेश्चंस को? मेरे दोस्त आप जो करा रहा हूं बस उस पर ध्यान दो, है ना। देखिए एक घड़ी की मिनट की सुई 20 सेंटीमीटर लंबी है। सुबह 8 बजे से सुबह 8:45 के बीच मिनट की सुई द्वारा घूमे गए घड़ी के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भाई साहब क्या पूछ लिया है? देखो 8 बज रहे हैं मेरे दोस्त, मान लो मैंने यहां मान लिया 8 बज रहे हैं और ये घूम के यहां आ चुकी है, यहां 8:45 का समय हो रहा है। ये 8 बज रहे हैं, यहां 8:45 का समय हो रहा है। तो ये कह रहा है मिनट की सुई के द्वारा कितना क्षेत्रफल तय किया गया, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। इस वाले पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो आप लोग क्या मुझे ये बताएंगे, अगर आपने रीजनिंग में एक चीज पढ़ी हो कि मिनट की सुई जो होती है वो 1 मिनट में कितनी दूरी तय करती है, तो आप लोग ये अच्छे से जानते हैं कि 1 मिनट में तय की गई दूरी जो होती है वो 6 डिग्री होती है। 1 मिनट में 6 डिग्री दूरी जो है वो मिनट की सुई तय करती है। तो दोस्त 45 मिनट में कितनी दूरी तय कर ली होगी? तो आप कहेंगे जी 6 पंजे 30, 270 डिग्री का कोण बना लिया होगा। कितने डिग्री का? तो आप कहेंगे 270 डिग्री का कोण बना लिया होगा। यानी ये वाला जो कोण दिया हुआ है लग नहीं रहा है, लेकिन थोड़ी देर के लिए मानेंगे कि ये 270 डिग्री का कोण दिया हुआ है। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। अगर ये क्षेत्रफल आप लोगों से पूछ रहा है तो बेटा त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है। तो बेटा अब सॉल्व कर लो। अब आप लोग पाई की वैल्यू 22/7 लिख दो। आर जो होती है वो सुई की लंबाई होती है, कितनी है? 20 का स्क्वायर 400 होगी। थीटा कितना है? 270 है। बटे में कितना है? 360 है। बेटा काटा पीटी मचाओ, काटा पीटी से नहीं शर्माना है। 9 तिया 27 होगा, 9 चौक 36 होगा, 0 से 0 कटेगी और 4 से मेरे दोस्त 100 बार कट जाएगा। तो आप कहेंगे 22 तिया 66 की गुणा 100 में करेंगे तो ये 6600 हो जाएगा और बटे में कितना है? 7 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। और इसे उस फोल्डर में कैद कर देना जिस फोल्डर में मैं आप लोगों को बताता हूं इंपोर्टेंट क्वेश्चन रखे जाते हैं। बेटा ये वो क्वेश्चन है जो हम लोगों के, जब तक हम लोग एक बार सॉल्व नहीं करेंगे तब तक समझ में बात नहीं आती कि ऐसे क्वेश्चन को करना कैसे है। ठीक है, बहुत शानदार।
तो क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? 6600/7 इस क्वेश्चन का साथी जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। और कल से सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के अभी मुझे आंसर की नहीं मिली है। अगर आप लोगों में से किसी का सीआरपीएफ एससीएम का पेपर हो तो बेटा वो मुझे मतलब आंसर की फॉरवर्ड कर दे, जिससे मैं उसके क्वेश्चंस उठा के ले आऊं। ठीक है, वैसे तो मैंने 2-3 जगह बोल दिया है, आंसर की मिल जाएंगी। और आपको कल से सीआरपीएफ के बेस्ट क्वेश्चन, क्योंकि सीआरपीएफ के पेपर ने थोड़ा सा धमाल मचाया है, ऐसा सुनने में आया है, देखा तो मैंने है नहीं, ऐसा सुनने में आया है बच्चों की तरफ से ही कि सीआरपीएफ के मैथ ने थोड़ा सा धमाल मचाने की कोशिश की है, तो उसको भी हम लोग देख रहे होंगे कल से। ठीक है, हाँ कल से देखूंगा बेटा उनका भी हिसाब किताब कल से करेंगे। कहां पर सेंड करें? टेलीग्राम पे सेंड करो ना, इंजीनियर राहुल तेवतिया के नाम से होगा, @इंजीनियर राहुल तेवतिया सर्च करिए और टेलीग्राम पे फॉरवर्ड करो। ठीक है, हाँ 14 मीटर के आधार व्यास और 9 मीटर की तिर्यक ऊंचाई वाले किसी शंकुकार टेंट को बनाने के लिए 2 मीटर की चौड़ाई वाले कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी यदि अपव्यय को नगण्य मान लिया जाए? हाउ मेनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ ऑफ विड्थ 2 मीटर will be required to make a conical tent of base diameter 14 meter and slant height 9 meter assuming wastage is negligible। देखो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है भाई साहब देसी भाषा में ये कहना चाह रहा है कि एक शंकु है और शंकु के आधार की त्रिज्या, जब व्यास 14 मीटर है तो आधार की त्रिज्या 7 मीटर दी हुई है और 9 मीटर तिर्यक ऊंचाई आप लोगों को दी हुई है। वो ये कहना चाह रहा है कि भाई साहब इस शंकु को बनाने में कितने मीटर की आवश्यकता होगी, टेंट को बनाने के लिए 2 मीटर की चौड़ाई वाले कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी, यानी उस कपड़े की चौड़ाई तो 2 मीटर है तो लंबाई कितनी होनी चाहिए जो इस शंकु का निर्माण हो जाए। तो जब भी शंकु के बनाने का क्वेश्चन आप लोगों के सामने आए तो दिमाग में एक चीज रखना कि उस केस में शंकु का हमेशा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि शंकु को बनाते टाइम बेटा इस पार्ट को हम लोग नहीं जोड़ रहे होते हैं, केवल ये निर्माण हम लोग कर दें तो शंकु का निर्माण हो जाएगा और यही पार्ट इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कहलाता है, यही पार्ट इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। तो क्या होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल? आप लोग जानते हैं कि वो पाई आर एल होता है। तो पाई की वैल्यू बेटा 22/7 रखिए, आर की वैल्यू कितनी रख दीजिए? 7 रख दीजिए और एल की वैल्यू बेटा 9 दी हुई है। तो इतने मीटर स्क्वायर कपड़े की आवश्यकता है। तो क्या उस चादर जिसकी चौड़ाई 2 मीटर है उसकी इतनी क्षेत्रफल होना चाहिए? तो लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई कितनी दी हुई है? 2 मीटर। तो उस चादर का क्षेत्रफल शंकु के क्षेत्रफल के बराबर होना चाहिए, तभी तो शंकु का निर्माण हो पाएगा। तो मेरे दोस्त ध्यान से सुनिए, 2 से काटोगे 11 बार कटेगा और 11 निम्मा 99 हो जाएगा, यानी उस चादर की लंबाई कितनी होगी? तो आप कहेंगे उस चादर की लंबाई जो है वो 99 मीटर हो जाएगी। चादर की लंबाई कितनी हो जाएगी? 99। जिस चीज को बना रहे हैं उसके क्षेत्रफल के बराबर होना चाहिए उस चादर का क्षेत्रफल। ठीक है मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दीपक भाटी सर इसलिए नहीं आए बेटा, उनकी ज्वाइनिंग हुई है और वो इस टाइम नागपुर में है, अगर वो यहां मौजूद होते तो जरूर आते, है ना। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए और मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्या कहा है क्वेश्चन ने? बहुत बढ़िया। देखिए अब देखो, हैदराबाद में एक माइक्रोवेव ओवन M रुपए में बेचा जाता है। एक खुदरा विक्रेता क्या करता है, इलाही हैदराबाद से मद्रास गया, एक खुदरा विक्रेता इलाही हैदराबाद से मद्रास गया और इसे 25% कम में खरीदा। 25% कम में खरीदा बेटा। जब हैदराबाद की कीमत से तुलना की जाती है तो मान लो हैदराबाद में उसकी कीमत 100 रुपए थी, तो इससे 25 या ऐसा मान लेते हैं 25% का मतलब क्या होता है? 25% का मतलब होता है 1/4,
यानी हैदराबाद में उसकी कीमत थी 4 रुपए, और कहां गया है मेरे दोस्त, मद्रास गया है। मद्रास में 25% कम, यानी कि 1 रुपया कम, तो मद्रास में उसकी कीमत आ गई 3 रुपए। ठीक है, अब आगे बढ़िए। वह इसे मद्रास से हैदराबाद लाने के लिए परिवहन पर 1000 रुपए खर्च करता है। मेरे दोस्त यहां 4A कीमत है, यहां 3A कीमत है, तो वह इस पर 1000 रुपए और खर्च करता है। तो क्या अब उसकी कीमत यह हो चुकी है, उसने कहा है उसने इसे हैदराबाद में M रुपए का बेच दिया और 10% का लाभ अर्जित हुआ। यानी मद्रास से हैदराबाद लाने में टोटल उस वस्तु का मूल्य था ये, और इसे 10% पर बेच दिया है। तो क्या 110% पर बेच दिया है, और वो कह रहा है कि इसे M रुपए में बेचा जाता है। क्या क्वेश्चन यही कहना चाह रहा है, क्या क्वेश्चन यही कहना चाह रहा है कि हैदराबाद में उस वस्तु की कीमत थी 4A रुपए और मद्रास में उस वस्तु की कीमत थी इतने रुपए। मद्रास की कीमत को 10% के लाभ पर बेच दिया, तो हैदराबाद में बचा उस वस्तु की कीमत आ चुकी है। क्या वो क्वेश्चन यही कहना चाह रहा है? उसने पूछा है मेरे दोस्त M का मान क्या होगा। अच्छा, M में बेचा जाता है, उसने इसे हैदराबाद में M रुपए में बेच दिया, M रुपए में बेच दिया। ठीक है, 10% का लाभ अर्जित किया। तो अगर मैं इसका मद्रास की कीमत का 10%, 110% में बेच दूंगा, तो हैदराबाद में बेचे जाने वाली कीमत आ जाएगी। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? हैदराबाद में एक माइक्रोवेव ओवन M रुपए में बेचा जाता है। ठीक है, M रुपए में बेचा जा रहा है, तो 4A की वैल्यू ये खरीदा गया है। एक खुदरा विक्रेता इलाही हैदराबाद से मद्रास गया और इसे 25% कम में खरीदा। 25% कम में मतलब अगर यहाँ 4A का खरीदा जा रहा था, तो यहाँ 3A का खरीदा जा रहा है। बहुत बढ़िया। वह इसे मद्रास से हैदराबाद लाने के लिए परिवहन पर 1000 रुपए खर्च करता है, तो ये इसका मूल्य हो गया। उसने इसे हैदराबाद में M रुपए का बेच दिया। और 10% का लाभ अर्जित किया, 10% का लाभ अर्जित किया। तो वो आपसे पूछना चाह रहा है उस 10% M का मान ज्ञात कीजिए। नहीं, 6258, हम कुछ मिस कर रहे हैं क्या? अगर इस कीमत का 10%, 110% निकाल दूं, तो हैदराबाद में बेचे जाने वाली कीमत आ जाएगी। ये हैदराबाद का क्रय मूल्य है, ये हैदराबाद का क्रय मूल्य है। कैसे कर रहे हैं? नहीं, फ्रैक्शन से तो बाद की बात है, फ्रैक्शन से तो बाद की बात है। हैदराबाद में एक माइक्रोवेव ओवन M रुपए में बेचा जाता है। एक खुदरा विक्रेता इलाही हैदराबाद से मद्रास गया, M रुपए में बेचा जा रहा है हैदराबाद में। और एक खुदरा विक्रेता इलाही हैदराबाद से मद्रास गया और इसे 25% कम में खरीद लिया। जितना अगर यहां ये इतने का था, तो इतने का खरीद लिया। हाँ, वह इसे मद्रास से हैदराबाद लाने के लिए परिवहन पर 1000 रुपए खर्च करता है, 1000 रुपए खर्च करता है, और उसने हैदराबाद में M रुपए में बेच दिया। यानी ये वाला जो मूल्य है वो M के बराबर है। कैसे आ रहा है? अच्छा, M के फॉर्मेट में ले आए क्या? यहाँ इसका क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। देखो एक बार इसे एक बार समझना। अगर मैं यहां से देखूं, तो ये क्या हो जाएगा, 10M बटे 11 हो जाएगा, और माइनस का 1000 हो जाएगा, है ना? यही तो होगा। इज इक्वल टू 3A की वैल्यू हो जाएगी। भाई ये तो क्वेश्चन बहुत ऐसे तो लेंदी हो जाएगा। यहां भी M रुपए में वस्तु बेची जा रही है, M का मान पूछना चाह रहा है, M का मान पूछना चाह रहा है। A की वैल्यू यहां उठा के रख दो। नहीं, उससे भी नहीं आएगा। चलो अभी देख लेंगे इसे, एक बार रिव्यू में डाल देते हैं। एक बार बेटा इस क्वेश्चन को लास्ट तक देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए मुझे।
क्वेश्चन नंबर 7 एक बार बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। चलिए, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बताएंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए इसका। देखो, राजू, शोभा और मोहन, 3 लोग हैं। एक राजू है, एक शोभा है, एक मोहन है। राजू, शोभा और मोहन एक काम को क्रम से 15 दिन, 20 दिन और 25 दिन में पूरा करते हैं। 15 दिन, 20 दिन और 25 दिन में मेरे दोस्त पूरा करते हैं। तो इन तीनों से कटने वाली संख्या एलसीएम बताइए। 5 कॉमन लीजिए, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 300 इसका एलसीएम आ जाएगा। आएगा या नहीं? अगर 300 इसका एलसीएम आ चुका है तो 15 दिन में 300 काम तो एक दिन में 20 काम करेगा। 20 दिन में 300 काम तो एक दिन में 15 काम करेगा। और 25 दिन में 300 काम तो एक दिन में मेरे दोस्त 12 काम करेगा। करेगा या नहीं? अब उसने कहा है यदि वे वैकल्पिक दिन, एक दिन छोड़कर एक दिन काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। पहले दिन इसने काम किया होगा 20 काम, दूसरे दिन इसने, तीसरे दिन इसने। 20 और 15 35 और 12 37 काम बेटा टोटल हुआ होगा। और 47 काम, 20 और 15 35 और 12 47 काम। अगर मैं आपसे कहूं कि 47 काम होने में कितने दिन का समय लगता है तो आप कहेंगे 3 दिन का समय लगता है। अब 300 से छोटी संख्या जो 47 से पूरी पूरी कट जाए मेरे दोस्त, आप लोग कहेंगे 6 बार काटिए। 7 छिंग 42 को 2 हासिल लगे 4, 6 चौक 24 और 4 28, यानी 282 काम जो है वो कितने दिन में हो जाएगा? 282 काम जो है इसी तरीके से 18 दिन में हो जाएगा। होगा या नहीं? अब आप कहेंगे 6 की गुणा क्यों करी है? बेटा 300 से छोटी संख्या को डिवाइड करना है तो 300 से छोटी 6 की गुणा करने के बाद ही आएगी। अगर 7 की कर देंगे तो 300 से बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अब बच्चे इसका नंबर आया होगा, इसने 20 काम करता है लेकिन मुझे तो केवल 18 काम कराना है। तो 18 काम करने के लिए कितने दिन का समय लेगा? 18/20 दिन का समय लेगा। ठीक है, तो 2 नाम 18, 2 ढाई 20, टोटल जो समय लगने वाला है वो 18 सही 9/10 का समय लगने वाला है। कितना समय लगने वाला है? 18 सही 9/10 का समय लगने वाला है। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। एक शानदार क्वेश्चन नाव तथा धारा का क्वेश्चन है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। हाँ, टेस्ट का क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करा दूंगा। फटाफट पहले मुझे इसका बताइए 8वें क्वेश्चन का क्या होगा बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक नाव धारा की विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी को 9 घंटे 36 मिनट में तय करती है। तो पहले इसे बनाइए बेटा, 9 घंटे 36 मिनट को भी घंटे बना लीजिए। तो आप कहेंगे 12 तिया 36 होते हैं, 12 पंजे 60, 9 पंजे 45 और 3 48/5 घंटे में तय करती है। कोई दूरी है और विपरीत दिशा, निश्चित दूरी को विपरीत दिशा में इतने घंटे में तय कर लेती है। और यह धारा की दिशा में समान दूरी को 6 घंटे में तय करती है। तो मेरे दोस्त आप लोग जानते हैं अगर दूरी समान है तो चाल गुणा समय। चाल अगर धारा के साथ ये है तो समय कितना लगता है? 6 घंटे। और धारा के विपरीत चाल ये होती है तो समय कितना लगता है? ये लगता है मेरे दोस्त। तो उसने कहा है दोनों केस में दूरी बराबर है तो चाल गुणा समय दूरी और चाल गुणा समय दूरी हो जाएगा। ठीक है, अब उसने कहा क्या है? अब बेटा आप सॉल्व कर लो। 6 अट्ठे कितने होते हैं? 48 होते हैं। 5 की गुणा इसमें करोगे 5x प्लस 5y होगा और इज इक्वल टू में 8x माइनस 8y होगा। होगा या नहीं? ये इधर आएगा तो 13y हो जाएगा और ये उधर जाएगा तो 8 में से 5 जाएगा तो 3x हो जाएगा। अब उसने पूछा क्या है? उसने पूछा स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात क्या है, यानी वो x/y आपसे पूछना चाह रहा है। तो बेटा क्या हो जाएगा?
13/3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा बेटा? 13/3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 9 आज एक ऐसा क्वेश्चन है जिस पे आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। बाकी सारे के सारे क्वेश्चन आसान हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा है जो दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है ना। और दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है तो ये आपके उस फोल्डर में जाना चाहिए जो इंपोर्टेंट फोल्डर है। HW का है बेटा, एक बार सॉल्व करना, कमेंट बॉक्स में आंसर देना। मुझे पूरा यकीन है कि आप आंसर नहीं दोगे, कुछ गिने चुने बच्चे आंसर देंगे। कल ये हमारे प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन होगा, है ना। जो HW होता है वो अगले दिन प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन होता है। थोड़ा सा लैंग्वेज बड़ी दे रखी है, थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन है, बाकी कुछ नहीं है ना। वैल्यू को इधर उधर करना है, आसान क्वेश्चन है। थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना, जोर लगाना, आंसर देने की कोशिश करना। ना दे पाओ तो कल का वेट करिए, ठीक है। पर मैं ये इसलिए दे रहा हूं कि आप लोग थोड़ा सा मैथ में इंटरेस्ट अपना क्रिएट कर सकें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहना चाह रहा है? दो रेलगाड़ियां क्रमशः 48 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं। धीमी चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा तेज चाल वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को पार करने में लिया गया समय 12 सेकंड का है। 12 सेकंड का है तो धीमी चाल वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी, ये आप लोगों से पूछना चाह रहा है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिए मेरे दोस्त। जब दो रेलगाड़ियां हैं, एक 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है और एक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो धीमी चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा तेज चाल वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को, जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठा हुआ है उस ट्रेन की लंबाई की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो उस ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करने की बात कर रहा है। तो अगर मैं आप लोगों से समय के बारे में जानकारी मांगू तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो कितना समय ले रही है बेटा? 12 सेकंड का समय लेती है, और दूरी जो होगी, जो ट्रेन पार कर रही है उसकी लंबाई होगी। तो धीमी चाल वाली ट्रेन पार कर रही है। अपोन में सापेक्ष चाल, अगर दो चीजें विपरीत दिशा में चल रही हैं तो दोनों की चालों का योग ही सापेक्ष चाल होगी। इसकी 48 है, इसकी 60 है, और मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से आपको गुणा करना होगा, ठीक है, तभी ये मीटर पर सेकंड में बनेगी, ठीक है। चलिए ये क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यहां से देखिए ये 18L है, और यहां क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 48 और 60 कितना होता है मेरे दोस्त? 108 होता है, और गुणा में 5 हो जाएगा। 18 छिक्का कितने होते हैं? 108 होते हैं। तो 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 की गुणा 6 पंजे 30, 30 की गुणा 12 में करेंगे तो 360 आ जाएगा। तो बेटा जो धीमी चाल वाली ट्रेन है उसकी जो लंबाई आ जाएगी वो 360 मीटर आ जाएगी। कितनी? 360 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के सामने है। फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के सामने है, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है? ए और बी ने अपने धन का 9/5 के अनुपात में एक व्यवसाय में निवेश किया। यदि कुल लाभ का 10% दान में चला जाता है और ए का हिस्सा जो है वो 29,840 है, तो कुल लाभ कितना होगा वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है, ठीक है। देखिए ध्यान से सुनिए, ए और बी ने राशि कितनी लगाई? तो आप कहेंगे 9/5 के अनुपात में जो है वो राशि लगाई है। व्यवसाय में निवेश किया। यदि कुल लाभ का 10% दान में चला जाता है, यानी कि 90% जो है वो बट रहा है, ठीक है। तो ए का हिस्सा 29,840 है। बेटा ए को कितने मिल रहे हैं? तो आप कहेंगे 29,840 मिल रहे हैं।
तो एक पार्ट की वैल्यू 9 तिया 27, 2 बचेंगे, 9 तिया 27, 1 8 4 12, 2 14, 9 23, नहीं कट रहा है, पूरा पूरा नहीं कट रहा है, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी, एक पार्ट की वैल्यू जो है वो ये आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं टोटल लाभ निकालूं तो 9 और 5 14, जब एक पार्ट की वैल्यू इतनी है तो 14 पार्ट की वैल्यू क्या इतनी आ जाएगी। यानी जो टोटल लाभ इन लोगों में बटा है, टोटल लाभ इन लोगों में बटा है वो इतना है भाई, एक पार्ट की वैल्यू इतनी, तो टोटल दोनों में 14 लाभ बटा है, तो 14 पार्ट की वैल्यू इतनी आ जाएगी। अच्छा, लाभ जो बटने वाला है वो केवल 90% बटा है, यानी 90% की वैल्यू जो है वो इतनी आ चुकी है, 29,840 बटे 9 गुणा 14, इतना लाभ हम लोगों का बटा है। ठीक है, उसने कहा है कि कुल लाभ, यानी वो 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त, ये 90 इधर भाग में आ जाएगा, 90 इधर भाग में आ जाएगा। 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है तो 100 इधर गुणा में आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, वो 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है, तो ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त। 0 से 0 कट जाएगी। अब इसके बाद जो है वो कैलकुलेशन, ठीक है, इसके बाद जो आप लोगों को कैलकुलेशन करनी है, इसकी गुणा करके जस्ट 81 से आप लोगों को भाग करना है, 81 से भाग करना है। निकटतम पूछा है तो पॉइंट में आएगा, और पॉइंट में आएगा तो उसके आसपास की एग्जैक्ट वैल्यू यानी इंटीजर आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो 51,575 आप लोग बता रहे हैं, सवाल का जवाब यही मान लेते हैं, 51,575 हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, काबिले तारीफ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कहना चाह रहा है मेरे दोस्त, एक दुकानदार 7% हानि पर कपड़े बेचने का विज्ञापन करता है। वो क्या कहता है, वो ये कहता है मेरे दोस्त कि अगर 100 मीटर कपड़ा मैं 100 रुपए का लेके आया हूं तो 7% के घाटे पर दे दूंगा, मैं तुम्हें इस सामान को 93 रुपए का दे दूंगा। कितने रुपए का दे दूंगा, तो आप कहेंगे 93 रुपए का। ठीक है, अच्छा उसने क्या कहा है, अच्छा 100 सेंटीमीटर मान लेते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर की ही बात कर रहे हैं। 100 सेंटीमीटर कपड़ा वो 100 रुपए का लेके आया है, तो 7% के घाटे पर बेचने की बात करता है, यानी वो उस सामान को 93 रुपए में बेचने की बात करता है। ठीक है, लेकिन वास्तव में वह 1 मीटर लंबाई के गलत स्केल का उपयोग करके 24% लाभ कमाता है। अच्छा, 24% लाभ का मतलब क्या होता है, 24% लाभ का मतलब होता है 25 की चीज को कितने में बेचना, 31 में बेचना, क्या यही 24% लाभ का मतलब होता है। तो 31 बराबर 93, तो 1 बराबर क्या आ जाएगा, 3 के आ जाएगा, तो 25 बराबर किसके आ जाएगा, 75, यानी 75 के सामान को जब वो 93 का बेचेगा तभी तो 24% फायदा हुआ होगा। यानी वो 100 सेंटीमीटर के स्थान पे कितना स्केल का इस्तेमाल करता है, तो आप कहेंगे 75 सेंटीमीटर का इस्तेमाल करता है, 75 सेंटीमीटर का इस्तेमाल करता है। तो बेटा वही पूछ रहा है, 1 मीटर के स्केल के स्थान पर वह किस लंबाई के स्केल का उपयोग कर रहा है, तो सवाल का जवाब जो होगा वो 75 आ जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मतलब आप ना कुछ भी बातें बनाते हो, हमारी हिम्मत टूट जाती है, हमारा ये हो जाता है, हमारा वो हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये प्रैक्टिकल बातें नहीं है बेटा, ये केवल बचने के तरीके हैं, है ना, ये बचने के तरीके हैं। चलिए देखिए सवाल का जवाब क्या होगा, ए समान अंतराल पर बी का पीछा कर रहा है, ए समान समय अंतराल पर बी का पीछा कर रहा है। ए 8 बार कूदता है, बेटा 2 लोग हैं, ए है और बी है, ए बी का पीछा कर रहा है, समान समय, यानी समय जो है वो समान दिया हुआ है। ए 8 बार कूदता है, ए 8 बार कूदता है, जबकि बी जो है वो 6 बार कूदता है। एक टाइम में ए 8 बार कूदता है, उसी टाइम में बी जो है वो 6 बार कूदता है।
जो बी 5 उसने आगे कहा, लेकिन ए द्वारा 7 कूदों में तय की गई दूरी, ए द्वारा जितनी दूरी 7 कूदों में तय की जाती है वही दूरी बी द्वारा 5 कूदों में तय की जाती है। तो ए और बी की चालों का अनुपात बताइए। ऐसे केस में आप लोग हमेशा याद रखिए, जब भी चालों का अनुपात पूछा जाए तो मेरे दोस्त क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही चालों का अनुपात होता है। 8 पंजे कितना होगा, 40 हो जाएगा, और 7 छिंग कितना होगा, 42 हो जाएगा। 2 से काटोगे 20 बार कटेगा, और 2 से काटोगे मेरे दोस्त 21 बार कटेगा। तो सवाल का जवाब कितना होगा, 20 21 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहां पूछा गया है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 में आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 फटाफट बताएंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 14 कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि अमित ने साधारण ब्याज पर 25,000 रुपए की राशि उधार ली है। कितनी राशि उधार ली है, 25,000 रुपए की राशि जो है वो उधार ली है, साधारण ब्याज पर ली है। भोला ने उतनी ही राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली है। ये भोला ने उधार ली है 25,000 रुपए की राशि। 2 वर्ष के अंत में भोला को अमित की तुलना में 160 रुपए ब्याज अधिक देना पड़ा, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। अच्छा, समय क्या दिया हुआ है, तो आप कहेंगे 2 वर्ष दिया हुआ है। बहुत शानदार। इसने पैसा किस रेट पर, इसने साधारण ब्याज पर लिया था और इसने पैसा चक्रवृद्धि ब्याज पर लिया है, और दोनों का अंतर कितना दे रखा है, इस पर जो ब्याज ज्यादा मिलता है 160 रुपए मिलता है। तो क्या ये 2 साल का अंतर वाली फील आ रही है आप लोगों को? तो 2 साल के अंतर का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं CI माइनस SI 2 साल का जो होता है मेरे दोस्त वो PR स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर होता है। डायरेक्टली लगाइए, CI माइनस SI दे कितना रखा है, 160 रुपए। मूलधन कितना दे रखा है, दोनों ने 25,000 की ही राशि ली है। R स्क्वायर आप लोगों को निकालना है, अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। 1 2 3 1 2 3 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 होगा। 5 से काटेंगे, 5 तिया 15 होगा, 5 दूनी 10, 32 दूनी 64 हो जाएगा। और इधर क्या है, R स्क्वायर है, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, दर जो है बेटा वो 8% आप लोगों को दी हुई है। कितने परसेंट, तो सवाल का जवाब जो होगा वो 8% हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 फटाफट बताएंगे। ये डीपी कांस्टेबल 2020 का क्वेश्चन है। आराम से दोस्त क्वेश्चन को पढ़िए और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। डीपी कांस्टेबल 2020 का क्वेश्चन है, फटाफट से आप लोग मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 35 पारियों की बल्लेबाजी के औसत रन 42 हैं। 35 पारियों में कितना औसत है, 42 है। आप लोग जानते हैं औसत की गुणा पारी में कर देंगे तो कुल योग निकल के आ जाएगा। 35 दूनी 70 को 0 हासिल 7, 35 चौक 140 और 7 147 हो जाएगा। यानी उसने कुल 35 पारियों में 1470 रन बनाए हैं। एक पारी में उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 162 रन अधिक है। हाईएस्ट और लोवेस्ट का अंतर दिया हुआ है 162। ठीक है, यदि इन दोनों पारियों को हटा दिया जाए तो शेष 33 पारियों का औसत जो है वो 38 रह जाता है। तो औसत में बेटा क्या करिए, पारी की संख्या की गुणा कर दीजिए, योग आ जाएगा। तो आप कहेंगे 33 अट्ठे कितने, 8 तिया 24 को 4 हासिल 2 114, 38 तिया 114 को 4 हासिल लगे 11, 38 तिया 114 और 11 125 हो जाएंगे। तो बेटा क्या 33 पारियों का स्कोर ये रहेगा। अगर उसने कहा है इन दोनों पारियों को हटा दिया जाए, यानी वो जो दोनों पारी हटाई गई होंगी उनका योग क्या बचा होगा, 10 में से 4 गए 6 बचा होगा, और 6 में से 5 गए 1 बचा होगा, और यहां देखेंगे 4 में से क्या 216 बचा होगा, क्या 216 बचा होगा। तो बेटा आप देखेंगे हाईएस्ट और लोवेस्ट को जोड़ के 216 आता है। तो दोनों को जोड़ दीजिए, L से L कट गया, 2H बराबर क्या आएगा,
6 और 2 8 आएगा, 6 और 1 7, ये 2 और 1 3, 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18, यानी हाईएस्ट जो है वो 189 आ जाएगा। और उसने हाईएस्ट ही पूछा है, सवाल का जवाब ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा? सवाल का जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 189 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक क्वेश्चन आप लोगों का रिव्यू के लिए रखा है, एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क दिया है ना। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों के सामने है, फटाफट से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, एक दुकानदार ने अपनी घर की मरम्मत के लिए बैंक से 32,000 रुपए का ऋण लिया। वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली ब्याज दर 12.5% है। ठीक है, 2 वर्ष की समाप्ति पर उसने अपनी अंगूठी सहित 20,000 का भुगतान कर ऋण चुकता कर दिया। तो अंगूठी का मूल्य क्या है वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। भाई साहब पैसा कितना लिया है, तो आप कहेंगे 32,000 रुपए जो है वो उधार लिया है। तो 12.5% के हिसाब से ब्याज लगना है और चक्रवृद्धि ब्याज लगना है। तो चक्रवृद्धि फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/8। 8 से राशि 9 होगी और दूसरे साल भी 8 से राशि 9 होगी, यानी अगर आप 64 रुपए उधार लेते हो तो 81 रुपए जो है वो आपकी राशि बन जाएगी। उसने उधार कितनी ली है? 32,000 रुपए। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी? 32,000/64 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 32,000/64। 32 से काटोगे 1000 बार और 32 से काटोगे 2 बार, 2 से काटोगे 500 बार, यानी कि उसकी राशि कितनी बन गई होगी? तो 5 एकम 5, 8 पंजे 40। क्या उसे इतनी राशि लौटानी होगी? क्या उसे इतनी राशि लौटानी होगी? उसने कहा भाई साहब एक तो मेरे पास अंगूठी है, इसे ले जाओ और बाकी बता कितने बचे। तो अब अंगूठी सहित 20,000 का भुगतान कर दिया, तो 20,000 उसने कैश में दिया है। तो बेटा वो अंगूठी कितनी हो गई होगी? तो आप कहेंगे वो अंगूठी जो है वो 20,500 की हो गई होगी। कितने की होगी मेरे दोस्त? वो 20,500 की अंगूठी होगी। इस बात में कोई दिक्कत समस्या है तो बताइए। इस बात में कोई दिक्कत समस्या है तो बताइए बेटा। ठीक है, तो हाँ महंगी अंगूठी है। अब मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, अब मैं आप लोगों को बेटा एक बात बता दूं कि आप लोग ना पहले तो उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एक बार देख लो, दिमाग में आएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग दोबारा देख लेंगे, कल देख लेंगे, है ना। आप भी देख लेना, मैं भी देख लूंगा इसे। हैदराबाद में एक माइक्रोवेव ओवन M रुपए में बेचा जाता है। कितने रुपए में? M रुपए में। ठीक है, एक खुदरा विक्रेता क्या करता है? इलाही हैदराबाद से मद्रास गया और इसे 25% कम में खरीदा। यानी अगर हैदराबाद में उसे 4A का खरीदा जाता था तो मद्रास में उसे 3A का खरीदा गया, 25% कम पे खरीदा। ठीक है, वह इसे मद्रास से हैदराबाद लाने के लिए परिवहन पर 1,000 रुपए खर्च करता है। 1,000 रुपए खर्च करता है, इतने का यहां खरीदा था और 1,000 रुपए खर्च करता है। उसने इसे हैदराबाद में M रुपए का बेच दिया। उसने इसे हैदराबाद में पहले जितने मूल्य पर ही बेच रहा है, पहले जितने मूल्य पर ही उसे बेच रहा है और 10% का लाभ अर्जित किया है। 10% का लाभ अर्जित किया है, इस पर 10% का लाभ अर्जित किया है। 25% कम में खरीदने का मतलब है अगर हैदराबाद में 4 रुपए का होगा तो मद्रास में उसका मूल्य 3 रुपए का होगा। और 10% लाभ का मतलब क्या है? 10 की चीज को 11 का बेचा होगा। 10 की चीज को कितने का बेचा होगा? 11 का बेचा होगा। ठीक है, तभी तो 10% का लाभ होगा। क्रय मूल्य कितना होना चाहिए? अगर मैं यहां से कहूं कि ये 4A है, ये 3A हो जाएगा,
और यहां मैं अगर इनसे कहता हूं कि 3A, कुछ समझ में आ रहा है भाई इस क्वेश्चन में? एक छोटी, बहुत छोटी सी चीज मिस कर रहे हैं हम, वही चीज जो है समझ से बाहर हो रही है। हैदराबाद में एक माइक्रोवेव ओवन ₹M में बेचा जाता है। खुदरा विक्रेता इलाही हैदराबाद से मद्रास गया और इसे 25%, इंग्लिश नहीं है ना, इंग्लिश नहीं है इसकी एक बार देख लेते हैं। 25% कम में खरीदा। 25% कम में खरीदने का मतलब मेरे दोस्त यही तो है कि 4A का जो सामान होगा हैदराबाद में, लास्ट बार देख लेते हैं ट्राई करके, मद्रास में वो कितने का होगा? वो 3A का सामान होगा। ठीक है, वह इसे मद्रास से हैदराबाद लाने के लिए परिवहन पर 1000 रुपए खर्च करता है। मद्रास में इतने की खरीद के 1000 रुपए, अब ये मद्रास, इसकी कीमत ये हो गई। ठीक है, उसने इसे हैदराबाद में ₹M की बेच दिया, जितने की पहले बेच रहा था। दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो जितने की पहले बेच रहा था उतने की ही यहां अब भी बेच रहा है। हैदराबाद में तो उतने की बेच रहा है, तो 10% का लाभ हुआ है। अब उसे 10% का लाभ हुआ है। अब उसे 10% का लाभ हुआ है, यानी कि अगर मैं इसका 10% निकाल दूं, 110% निकाल दूं, 110, ये इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। ये इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा मेरे दोस्त, है ना? ये इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। 10% का लाभ होता है। हाँ 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 हाँ, नहीं निकालना क्यों है, निकालना क्यों है? अगर ये इसका क्रय मूल्य है तो 10 की चीज को 11 में बेचेंगे, 10% का लाभ होता है। M में बेचने पर 10% का लाभ होता है। छोटी सी चीज मिस हो रही है। नहीं, 4A कैसे हो जाएगा? M की वैल्यू 4A, ये बेटा विक्रय मूल्य है, ये इसका क्रय मूल्य है। चलो कल देखते हैं फिर इसे, एक बार मैं भी देख लूंगा इसका, एक बार रिव्यू कर लूंगा। रैंडमली एकदम से चीजें दिमाग में नहीं आई है। ठीक है, कोई ना कोई चीज मिस भी नहीं है, हो सकता है सही भी हो, हम लोगों के दिमाग में नहीं आ रही हो चीजें। ठीक है, करते हैं। 25% कम में खरीदा है, 1000 रुपए खर्च कर दिए उस पर, फिर भी 10% लाभ कमा रहा है। चलिए कोई नहीं, ठीक है। क्या रहा आपका स्कोर? क्या रहा आपका स्कोर बेटा? एक बार सभी बताएंगे आज का स्कोर क्या रहा। नहीं, मैं कैसे बता दूं कि उसे 4A के इक्वल? बेटा मेरे एकदम से रैंडमली ये चीजें दिमाग में नहीं आई है, तो एक बार मैं भी चीजें देख लूंगा, एक बार प्रॉपर इसका रिव्यू कर लूंगा और कल इस क्वेश्चन को फिर से कराऊंगा, है ना? शुरुआत का क्वेश्चन जो है वो वाला होगा, होमवर्क वाला, और ये दूसरा क्वेश्चन होगा, फिर से करा दूंगा। ठीक है, आप टेंशन मत लो। बहुत बार हो जाता है कि चीजें एकदम से दिमाग में क्लिक नहीं करती हैं, जैसे आप लोग हैं वैसे ही तो मैं हूं। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए। जो चीज नहीं है, जो चीज दिमाग में क्लिक नहीं कर रही है, वो सबके सामने नहीं कर रही है क्लिक, तो उसमें हार मानने से कोई मतलब परहेज नहीं होना चाहिए। नहीं कर रही है, नहीं कर रही है, लेकिन इतना जरूर है, एक बार देखने के बाद, रिव्यू करने के बाद, कल मैं इस चीज को जरूर डिस्कस कर रहा हूँ। क्या रहा आप लोगों का स्कोर, एक बार जरूर बताएंगे सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में। होमवर्क जो दिया है कुछ सोच समझ के दिया है बेटा, जरूर सोल्व करना। मिलेंगे कल एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ। ओके, टाटा, बाय बाय।